वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारा मॉडल पेपर 2026 चल रहा है राजस्थान बोर्ड का। और थोड़े थोड़े जो वीडियोस हैं मैं डालता जा रहा हूँ। आप हमारे पुरानी वीडियोस भी देखिए जिनमें सेक्शन सी तक हमने कंप्लीट किया है। अब सेक्शन डी की तरफ हम बढ़ते हुए और हमारे चैनल को आप रेगुलर देखते रहिए क्योंकि अब हम दूसरे जो पेपर्स हैं वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस राजस्थान बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसका आखिरी सेक्शन करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे हम। क्वेश्चन दे रखा है, समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील किसी धनावेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। राइट द रूल ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो अपने पास यहाँ पर रूल के बारे में बात कर रहे हैं, ये रूल है अपने पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कुछ इस तरीके से आप देखेंगे। ये है फोर्स फील्ड करंट। करंट की जगह वेलोसिटी भी ले सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, फोर्स फील्ड करंट। करंट की जगह वेलोसिटी भी ले सकते हैं। बल, क्षेत्र और धारा या कण की चाल यानी कि वेग जिसे आप कह रहे हैं, तो ये नियम आप लिख सकते हैं। तो अब इसको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विद वेलोसिटी v इन एक्स्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड b। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ वी एक्सटेंड all three thumb and first two fingers of left hand, then the first finger will give the direction of magnetic field, second finger will give the direction of velocity of the particle or the direction of current as well, and this will give, thumb will give the direction of force। ठीक है, हिंदी में अगर कहें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे और शुरू की दो अंगुलियों को इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत विस्तारित करें कि फर्स्ट फिंगर यानी जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, दूसरी कण की चाल या धारा की दिशा को दर्शाए, तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा। इसकी जगह आप राइट हैंड थंब रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि अगर अपन हाथ को, सीधे हाथ को, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, सीधे हाथ को अगर हम V से B के डायरेक्शन में घुमाएं, V से B के डायरेक्शन में घुमाएं, तो अंगूठा हमें बल की दिशा को दर्शाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्लेमिंग इसको तो हम सिंपल रूल से कर सकते हैं, सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से या सीधे हाथ के नियम से, राइट हैंड रूल से, कि यदि हम सीधे हाथ की हथेली को कण की चाल की दिशा में रखते हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा। इफ वी रोटेट राइट हैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों ही चीजें बिल्कुल सही है। मैं एक डायग्राम की मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और ये अपने पास वेलोसिटी है। अब आपको ऐसे घुमाना है, आपको ऐसे हाथ रखना है और ऐसे हाथ रख के ऐसे घुमाना है, तो अंगूठा बाहर की तरफ शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो पार्टिकल है Q, जो पार्टिकल है उसको फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, आप डॉट से इसको शो कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि V ऊपर आ जाए, B नीचे आ जाए, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, इजी होंगे। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी बाहर की तरफ है, तो जो फोर्स है यहाँ हम ऐसे ले लें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया और जो वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई, फोर्स जो है वो बाहर की तरफ हो गया। अब आपसे वही कह रहा है, ये सवाल जो है हाफ ईयरली में भी देखने के लिए मिला था राजस्थान बोर्ड में। आपको क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है और पिच निकालना है, यानी कि आवर्तकाल और चूड़ी अंतराल निकालना है एक ऐसे आवेश के लिए जो कुंडलिनी पथ में गति कर रहा है, यानी कि हेलिकल पाथ में मोशन कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार बच्चे ये करते हैं, सोच लेते हैं कि यार मेरे को तो आता है, मैं तो कर लूंगा, फिर बाद में जाकर वो परेशान हो जाते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। तो सही चीज क्या आप सीख लें ताकि आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े, या थोड़ी सी देर देखा और याद हो गया। आपको सिर्फ इतना करना है कि उसको सीख लेना है, सीख के काम हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब इस सवाल को करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल तो सवाल है हमारे पास। देखिएगा तो देखिए हमारे पास हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है। किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, और ये हमारे पास 3D में आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये
कौन सा मोशन कर रहा है, हेलिकल मोशन कर रहा है, यानी कि कुंडलिनी पथ में गति कर रहा है। इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करी जो उसकी वेलोसिटी को शो कर रही है। हमने क्या किया, उसके कंपोनेंट किए, एक आया v sin थीटा, एक आया v cos थीटा। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, जबकि v sin थीटा उसके परपेंडिकुलर है। तो जो v sin थीटा है, जो ऊर्ध्वाधर घटक है या जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन करा रहा है, ठीक है। और जो v cos थीटा है, पैरेलल कंपोनेंट है, समांतर घटक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जा रहा है, ठीक है। अब भाई सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए क्या चाहिए, सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए, वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, और वो मिलेगा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स से, यानी कि चुंबकीय लॉरेंस बल से। तो mv²/r qvb। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने जो सिंबल लगाया वो परपेंडिकुलर का लगाया, इसलिए लगाया कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही क्या प्रोवाइड कराएगा, वही हमें सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवाएगा। तो v² से हमने इस v को कट कर दिया, तो हमारे पास r आ गया, r इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, ठीक है। और आप चाहें तो ये जो v परपेंडिकुलर है इसको हटाकर आप साइन थीटा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आपसे वो कह रहा है कि टाइम पीरियड निकालो, अभी तो रेडियस निकाला है, तो टाइम पीरियड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड, यानी कि परिधि बटा चाल। तो जो r है, r की वैल्यू ये mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, ये रख दिया अपन ने, ये कट कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया 2πm अपॉन qb। याद रखिएगा, चाहे वो 90 डिग्री पर मोशन करे, यानी सिर्फ सर्कुलर पाथ में, या फिर वो हेलिकल मोशन करे, किसी भी पाथ में मोशन करे, टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, आपको पिच निकालना है। पिच को हम यहाँ पर d से शो कर रहे हैं, ये पिच है अपने पास, ठीक है। दिस इज पिच, हिंदी में कहते हैं चूड़ी अंतराल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको समझना है चूड़ी अंतराल क्या होता है, उसको आप समझिए। इस पॉइंट को हम P1 कह देते हैं, इस पॉइंट को हम P2 कह देते हैं। तो P1 से P2 जाने के लिए जो उसने डिस्टेंस कवर की है, दैट्स कॉल्ड पिच और चूड़ी अंतराल। तो इसे कवर करने के लिए ये हाफ साइकिल, अर्धचक्र, ये अर्धचक्र, तो एक पूरा चक्कर करना पड़ा है पार्टिकल को इस डायरेक्शन में, ऐसे मूव करता हुआ आगे जा रहा है। तो उसने अपनी यहां से मूव करता हुआ वो आगे गया, तो जो उसने डिस्टेंस कवर करी एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक चक्कर पूरा करने में, जो उसने दूरी तय की है, क्षैतिज दूरी, लीनियर डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल, यानी कि पिच हम कहते हैं। और जो अपने पास पिच है, जो डिस्टेंस है, दूरी है, तो वो होता है चाल इंटू समय, यानी कि चाल इंटू समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। और v पर पैरेलल जो है हमारे पास, इस डायरेक्शन में चलने के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में चलने के लिए वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी क्या है अपने पास, v cos थीटा। तो हमने v पैरेलल की जगह रख दिया v cos थीटा, और t की जगह रख दिया हमने 2πm अपॉन qb, जो यहाँ पर हमारे पास ऑक्टेन हुआ था। बस खत्म, इसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, करना चाहे तो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उसको देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका जो और पार्ट है वो आपसे ये कह रहा है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से किसी लंबी धारावाही प्रणाली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। राइट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग along solenoid with the help of एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने जो नंबर डिवीजन कर रखा है कुछ इस तरीके से कर रखा है। एक नंबर का हो गया एम्पियर परिपथी नियम, 2 नंबर की डेरिवेशन हो गई, और 1 नंबर का डायग्राम उन्होंने दे दिया। ऐसे टोटल मिलाकर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ACL, जिसे हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी कहते हैं, यानी कि एम्पियर परिपथी नियम कहते हैं, इसका अपने पास मैथमेटिकल फॉर्म होता है B.dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट और द करंट और करंट्स एनक्लोजिंग बाय द सर्कुलर लूप और पाथ। हिंदी में अगर हम कहें, किसी बंद पाश के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पाश द्वारा परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग के म्यू नॉट गुणा के बराबर होती है। छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। और चलिए हम डेरिवेशन को कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आइडियल सोलेनॉइड लेंगे, यानी कि हम लेंगे आदर्श परिनालिका। सर हम आदर्श परिनालिका क्यों ले रहे हैं,
हम आदर्श परिनालिका इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, इसलिए हम ले रहे हैं। और हम कौन होते हैं लेने वाले, वो तो एनसीईआरटी ने लिया इसलिए हम ले रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर सोलेनॉइड ली है ये इन्फिनिट लॉन्ग सोलेनॉइड है, इन्फिनिट लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, यानी कि अनंत लंबी परिनालिका है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं ऐसे यहाँ पर सेक्शन बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत आसान सी चीज है। मैंने सेक्शन बना दिया, अब यहाँ पर मैंने डॉट बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्रॉस बना दिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, नीचे डॉट ऊपर क्रॉस कर सकते हैं। सर ये डॉट और क्रॉस क्या शो कर रहा है? डॉट ही कह रहा है करंट बाहर की तरफ आता हुआ महसूस हो रहा है, क्रॉस ही कह रहा है करंट अंदर की तरफ आता महसूस हो रहा है। क्योंकि जो सॉलिनॉइड है वो इस तरीके से बनाते हैं कि हमारे पास एक इंसुलेटिंग बेस होता है और उस पर हम एक इनेमल्ड वायर को, इनेमलित तार को, इनेमल्ड क्या होता है, जो पॉलीमर की कोटिंग होती है, ताकि अगर वायर के दो जो पोर्शन है अगर टच में भी आ जाए तो शॉर्ट सर्किट ना हो। इंसुलेटिंग कोटिंग होती है जनरली, तो हमने इसको टाइटली बॉन्ड कर दिया। तो जब हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो अगर करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो ऊपर से ऐसा लगेगा बाहर की तरफ आ रहा है, उसको डॉट से शो कर दिया, और नीचे से ऐसा लग रहा है अंदर की तरफ आ रहा है, उसको हमने क्रॉस से शो कर दिया। अब सिंस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से हमें ये काम करना है, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से काम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेंगे। तो देखिए हमने ये रेक्टेंगुलर लूप ले लिया है यहाँ पर, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पैरेलल माना है हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट लॉन्ग है, तो अगर कोई चेंजेस भी आ रहे हैं यानी कि नॉन यूनिफॉर्मनेस भी आ रही है तो उसको खत्म कर दिया गया है, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। यहाँ देखिएगा, हम इसको नाम दे देते हैं, नाम दे दिया PQRS, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले लिया, बहुत आसान सी डेरिवेशन है, कीप वॉचिंग ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले लिया DL, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले लिया DL, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले लिया DL, और यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले लिया DL, ठीक है। अब देखेंगे कि जो PQ है, P से Q अगर हम चलते हैं तो इसका जो एलिमेंट है और उसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो था पैरेलल, तो दोनों पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। लेकिन ये जो DL है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री होता है बच्चों 0। और ये वाला जो DL है इसके लिए भी बनेगा cos 90 डिग्री तो इज इक्वल टू 0। और ये वाला जो DL है ये तो बाहर है, बाहर की तरफ है, और बाहर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कुलेशन मिलेगा, मतलब जो रिजल्ट हमें मिलेगा B डॉट DL का, सिर्फ P से Q के अलॉन्ग ही मिलेगा, बाकी कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि QR और PS के लिए तो ये 90 डिग्री इसलिए 0 डिग्री है, और RS जो अपने पास R में वो तो बाहर की तरफ है, ठीक है। थोड़ा बहुत थ्योरी में आप शो कर दीजिएगा। चलिए ACL की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सी डेरिवेशन है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। डॉट को हटाएंगे, वेक्टर हट जाएंगे, जैसे हमने वेक्टर को हटाया cos 0 डिग्री आएगा, म्यू नॉट सिग्मा है, और इंटीग्रेशन सिर्फ DL का होगा, ठीक है। आप देखिएगा मैंने सिग्मा आई को यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं किया है, उसको मैं आगे समझाऊंगा, आप चाहें तो कंटिन्यू भी लिख सकते हैं। अभी जो DL है, DL का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मान लेता हूं कि जो PQ है, PQ की लेंथ क्या है X, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें सिग्मा आई निकालना है। सिग्मा आई क्या है बेटे? सिग्मा आई एनक्लोज करंट है। एम्पियर सर्क्यूटल लूप करंट कैसे एनक्लोज करता है? ये मान लीजिए अपने पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसकी चारों तरफ हमने लूप ले लिया, ऐसे लूप ले लिया हमने, सर्कुलर लूप, जैसे कि आपको दिख रहा हो। अगर मैं लूप के अलॉन्ग देखता हूं तो मुझे इसके ऊपर करंट नजर आएगा, इसके नीचे नजर आएगा, लूप के अलॉन्ग नजर नहीं आएगा। तो इट सीम्स, ऐसा महसूस हो रहा है कि एम्पियर सर्क्यूटल लूप ने, यानी कि एम्पीरियन लूप ने करंट को एनक्लोज कर लिया। देखिए इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन नजर आएगा, नीचे वाला नजर आएगा, ऊपर वाला नजर आएगा, लेकिन इसके अलॉन्ग हमें नजर नहीं आएगा। तो ऐसा लग रहा है इसने एनक्लोज कर लिया। तो चलिए देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर सिग्मा आई हम कैसे निकालेंगे, टोटल करंट। तो सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारे पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के पर यूनिट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो सोलेनॉइड के पर यूनिट में करंट फ्लो हो रहा है NI, पर यूनिट लेंथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है NI। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, और I क्या है? एक लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है स्मॉल n,
और एक फेरे में एक लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो एन आई क्या बन गया, करंट इन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ में इतना करंट है तो एक्स लेंथ में कितना करंट होगा, एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स एक्स कैंसिल। लो जी, आपकी डेरिवेशन खत्म हो गई है, बिल्कुल कोई परेशानी आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहना चाहूंगा। जिन लोगों ने कमेंट किया मुझसे पढ़ चुके हैं वो भी, और जो देख रहे हैं वीडियो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बच्चे ने कमेंट किया कि भाई न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। देखिए, आप राजस्थान बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं तो ये ध्यान रखते हैं आपको कि 56 नंबर का पेपर आएगा। 56 में से आपको 95% थ्योरी, डेरिवेशन, कंसेप्चुअल, डेफिनेशन यही देखने के लिए मिलेंगी, और न्यूमेरिकल तो बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आपको ज्यादा वेटेज उस पर रखना है। न्यूमेरिकल वो आप करें जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, और जो आपके पेपर में जो पेपर्स हैं उनमें वो कर लें, आप काम हो जाएगा, आपका कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि लेंस मेकर फॉर्मूला आपको निकालना है जहां सूत्र में प्रयुक्त चिन्हों के सामान्य अर्थ मतलब आप खुद ही जान लो कितना क्या है। ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको निकालना है, द जनरल मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स यूज इन द फॉर्मूला, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। फिर उसके बाद उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात की है, तो चलिए हम इसको अभी कर देते हैं। चलिए देखिए, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर सबसे पहले करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जो लेंस मेकर फॉर्मूला है हमारे पास, को लेंस मेकर क्यों कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लेंस निर्माता सूत्र। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि चश्मे बनाने वाले, ऑप्टिकल्स जो बनाते हैं, चश्मे जो बनाते हैं, लगा रखा है, ये जो बनाते हैं वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब तो मशीन वगैरह आ रही तो कोई खास परेशानी नहीं है। चलिए, इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, तो आप देखिएगा ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये पॉइंट शेप का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है अनडेविएटेड, एक लाइट इस पे फॉल हो रही है कोई एंगल बनाते हुए, फिर उसका रिफ्रैक्शन होता है, वो अंदर चली जाती है, अपवर्तन होता है। अगर ये वाली साइड नहीं होती तो ये सीधा यहां पर आ जाता, इमेज यहां बनती, लेकिन ये एक साइड और है, इसलिए इसका दोबारा रिफ्रैक्शन हो जाएगा और इमेज दूर बनने की जगह पास बन गई। छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। अब इसके और भी डायग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम ओ डैश कंसिडर कर लेते हैं, इसको ओ कंसिडर कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ओ डैश, ये अपने पास ऑप्टिकल सेंटर है। सभी डिस्टेंस जो है वो आप मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से। तो ओ डैश, जो ओ डैश है अपने पास वो है -u सेंटीमीटर, और ओ आई वन है हमारे पास +v1 सेंटीमीटर, और ओ आई है हमारे पास v सेंटीमीटर। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो साइड्स है इनको नाम दे दीजिए, इनको मैंने नाम दे देता हूं LMN, अरे कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, तो ठीक है, सही होनी चाहिए डेरिवेशन। तो जब सिर्फ LMN साइड हमारे पास प्रेजेंट हो, सिर्फ LMN साइड LMN, यानी हम सिंगल सरफेस लेके चल रहे हैं, ये लाइट इस पे फॉल हुई, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से आया, ये इसका रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, ऐसा हमने रिफ्रैक्शन दिखाया। तो अब रिफ्रैक्शन है, जब खाली LMN साइड होगी तो इमेज बनेगी I1 पर, ठीक है, LPN होगी तो I पर बन जाएगी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कर्व सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में मिलेगा, तो यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, या एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास हो गया, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहां हम एक्चुअल में क्या है, इससे पहले एक इक्वेशन आती है, उसको आप ध्यान से समझेंगे, वो है रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस, एकल उत्तल सतह से अपवर्तन जो है वो डेरिवेशन हमें देखने के लिए मिलती है। तो N2/V माइनस N1/U, वो यहीं से इक्वेशन निकलती है। डायरेक्ट उस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। R की जगह R1 आ जाएगा, N2/V, V की जगह V1 लिख देंगे, और इसको हम N1/U, पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन भी यही बना देते हैं,
ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अगर हमारे पास LPN सरफेस भी है, LPN, तो ये वाली जो आपको रे देखने के लिए मिल रही है, ये जो रे देखने के लिए मिल रही है, अब ये इस तरफ कंप्लीट होगा स्फीयर, तो इसका नॉर्मल आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा और ये डेविएट हो जाएगी और इमेज बनेगी आई पर। ठीक है, ये तरह से आगे की तरफ बढ़ेगी, इमेज बनेगी I1 पर। अब ये जो LPN सरफेस है, जो LPN सतह है, ये I1 क्या है हमारे पास? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। और ये कैसे बिहेव करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, यानी ये बिहेव करेगा काल्पनिक वस्तु की तरह LPN के लिए। और ये जो आप I देख रहे हैं, ये है वर्चुअल इमेज, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो बन रही है I1, इस I1 को ही यहां पर ये जो I1 है, इस I1 को ही LPN क्या मान लेगा? ऑब्जेक्ट, और इसी से इमेज बनाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थ्योरी बना के दे दी गई है। रियलिटी क्या है? 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए, अब ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी, इसी इक्वेशन को हम यहां पर देखेंगे। आपको ध्यान रखना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का N2 है और ये N1 है। ये रेयर मीडियम है इस साइड, और ये भी रेयर मीडियम है, और ये जो N2 है ये डेंसर मीडियम को शो कर रहा है, जो कि ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर क्या है? लाइट जो जा रही है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो आप देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, N2 की जगह N1 कर दूंगा, N1 की जगह N2 कर दूंगा, इस डिवाइडेड बाय R2। डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल में ले रहे हैं, 2 डेरिवेशंस होती हैं, तो आपको जरूरत नहीं है इनको करने की। यहाँ इमेज आएगी तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, अब इमेज फाइनल बनेगी I, LPN तो गया, इमेज बनेगी I पर, और यहाँ अपने पास N2 बाय V1। अब इसको इक्वेशन दे देंगे हम सेकेंड। डायरेक्ट याद रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व कर देना, क्योंकि यहाँ पर तो रेयर से डेंसर जा रही है, यहाँ डेंसर से रेयर जा रही है, इसीलिए हमने सब उलट दिया है। डायरेक्ट इक्वेशन है, इनको डायरेक्ट आपको याद करना है, इनको ऐड कर लेंगे अपन। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखिए N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2 इज इक्वल टू। अब यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये N2 बाई V1 प्लस का है और ये N2 बाई V1 माइनस का है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, और यहाँ N1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी N1 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? N1 को कॉमन ले लेंगे, लिखते जाइए। तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा? N1 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/V माइनस का 1/U। यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा, देखते चलिएगा, N2 माइनस N1 अपॉन R1, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां तो माइनस आ जाएगा, अंदर आ जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 1/V माइनस का 1/U। अब ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए, N2 माइनस N1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस का 1/R2 इज इक्वल टू N1 1/V माइनस का 1/U। ठीक है बच्चों, अब N1 का डिवाइड कर देंगे इसके नीचे, और एक तरफ हमारे पास बचेगा, बस खत्म हो गई डेरिवेशन, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1, और ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख दूंगा मल्टीप्लाई करा के 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? हम ये मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो V की जगह F लिख दूंगा, U की जगह इंफिनिटी रख दूंगा, माइनस इंफिनिटी रख दूंगा, तो 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, खाली F बचेगा, तो 1/F। और जो N2 है उसको हटाकर मैं N लिख देता हूं, N1 की जगह 1 लिख देता हूं, नीचे भी 1, और ये अपने पास फॉर्मूला निकल कर आ गया है, ये देखिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर N2 इज इक्वल टू N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, और N1 इक्वल टू 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि वॉल्यूम का।
हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने के लिए मिल रहा है। तो बस ठीक है, आसानी से ये काम हो गया है हमारे पास। ठीक है, तो यू नेगेटिव हो गया अपने पास, यू इन्फिनिटी पर, तो इमेज बनी फोकस पर रख दिया हमने। बस ये तो इक्वेशन पूछ रहा था आपसे, उसको बार बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा। और अब जो अपने पास है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो इसको हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका डायग्राम बनते हुए देख लीजिए। डायग्राम इसका सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी कि अभिदृश्यक, और जो अभिदृश्यक है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखा है। यहां ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज ये टाइनी ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, और ये 2FO और FO के बीच में रखा है। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो अनडेविएटेड सीधी निकल जाती है। देखो बहुत ध्यान से देखना बेटे, बहुत जल्दी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी ने जो मेथड दिया है उसी का इस्तेमाल करेंगे, देखते चलिए। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से आप लोग सभी, ये यहाँ पर इमेज बन गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल शो करेंगे, लेकिन एंगल से पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर ये फोकस है। ठीक है भाई, ये फोकस है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का, और यहाँ फोकस है आईपीस का, यानी कि नेत्रिका का। वो आगे आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो है ट्यूब लेंथ, इसे ट्यूब लंबाई हम कहते हैं। अब यहाँ पर एंगल बन रहा है, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। इस पॉइंट को हम एम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखते चलिएगा, बहुत आसान डेरिवेशन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दो ट्राइंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं, एमओ एफओ, ये पॉइंट एफओ है ना, एमओ एफओ। तो ट्राइंगल ले लिया हमने एमओ एफओ, और एक ट्राइंगल ले लिया ए डैश बी डैश एफओ। ठीक है, तो कॉन्ग्रीगेंट है, समान है। डायरेक्ट लिखना है, कोई नहीं पूछेगा आपसे कैसा क्यों है और क्यों नहीं है, डायरेक्ट लिखो आपको। ठीक है, ए डैश बी डैश एफओ। अब यहां से क्या होगा, इनके साइड्स की जो रेशो है tan अल्फा निकाल लो आप। तो एमओ एफओ का tan अल्फा निकालो, एमओ अपॉन ओ एफओ निकाल लिए साहब। और जो ए डैश बी डैश एफओ है इसका आप tan अल्फा निकालो, तो अपने पास आएगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफओ, ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखें तो एमओ जो है वो ए बी के बराबर है, तो मैं एमओ की जगह ए बी रख देता हूं। ओ एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ। अब आप क्या करेंगे, ए बी को इधर ले जाएंगे और बी डैश एफ ओ को उसकी जगह ले जाएंगे। तो एक तरफ तो बचेगा अपने पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और एक तरफ आ जाएगा बी डैश एफ ओ अपॉन ओ एफ ओ। अब ये जो ओ एफ ओ है ना हमारे पास, ये तो फोकल लेंथ है, तो आप इसको एफओ से लिख सकते हैं, तो फोकल लेंथ है ओ एफ ओ हमारे पास। ठीक है, लेकिन जब हम बी डैश एफ ओ की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि बी डैश और एफ एक दूसरे के बहुत करीब है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लूं, तो ये जो डिस्टेंस है एफ ओ और एफ ई के बीच में एल, तो ये भी ऑलमोस्ट एल के बराबर ही हम मान सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ। अब ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब का आकार, और ए बी क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का आकार। तो ये अपने पास स्मॉल एम के बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, सिंस तो एमओ बराबर हो जाएगा एल अपॉन एफ ओ। इसको इक्वेशन पढ़ देंगे। सर एमओ क्या है, एमओ है अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस का एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी कि अभिदृश्यक लेंस का कोणीय आवर्धन, या आवर्धन भी कह सकते हैं आप, सिंपली आवर्धन एमओ से शो किया।
अब यहां पर हमने अभी एक हिस्सा बनाया है, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा हम बनाएंगे। यहां पर हमारे पास एक लेंस है, आईपीस जिसे हम कह रहे हैं। तो हमने ये आईपीस बना दिया। ये देखिए आईपीस हमने बना दिया है। देखिए डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें आप, ठीक है। और ये जो फोकस से आ रही थी नीचे की तरफ आएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही थी ऊपर की तरफ आएगी। ये दोनों लाइट रेज ऐसे एक दूसरे के साथ जाएंगे। अगर आप सवाल को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कह रखा है कि भाई इंफिनिटी पे इमेज बननी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इन तीनों को आगे बढ़ाएंगे कि ये इंफिनिटी पर बने, अनंत पर बने, अनंत पर, इंफिनिटी पर वहां मिलेंगे, ठीक है। तो डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। अभी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको देखिएगा। जो आईपीस है हमारे पास, एनसीईआरटी क्या कहते हैं, एनसीईआरटी कहती है कि आईपीस बिहेव करती है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो एनसीईआरटी ऐसा क्यों कहती है कि जो नेत्रिका है वो सरल, जो अपने पास सरल लेंस है, ये सरल आवर्धक लेंस है, ठीक है, उसकी तरह व्यवहार क्यों कर रही है, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार क्यों कर रही है। क्योंकि जो माइक्रोस्कोप आप लैब में इस्तेमाल में लेते हैं, उनका ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आंख के पास रहता है, ठीक है। तो जो लेंस आंख के पास है वो कैसे बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। क्योंकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास को भी आप पास में रखकर उसका इस्तेमाल में लेते हैं, और इसे भी आप पास में रखकर ही, बहुत पास में रखकर आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि भाई जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप को बिल्कुल नियर टू द आई रखते हैं, वैसे ही ये आईपीस जो है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी आंख के बिल्कुल पास रहता है। तो ये एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है साहब। और इन्होंने कहा कि भाई इंफिनिटी पर इमेज बन रही है। तो इंफिनिटी पर इमेज बनती है बेटे, तो इसका जो मैग्निफिकेशन होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, वो होता है d/f। तो f की जगह f ही कर देंगे, ये इक्वेशन हो गई। सेकंड, टोटल मैग्नी, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये लिखना है बस, उसके बाद काम कर देना। कोई 10-10 पेज की डेरिवेशन थोड़ी करनी है। MO × ME, MO की जगह लिख देना है L/FO, और ME की जगह लिख देना है D/FE। ये हमारे पास डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए काम करना है, रे डायग्राम बनाना है, और ये टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज बनाए इंफिनिटी पर। और इसके फायदे राजस्थान बोर्ड में इस पर सवाल भी दे सकता है, उसे मान लो डेरिवेशन न दे, सवाल दे दे, आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन, कुल आवर्धन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप कहेंगे FO और FE कम करके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यानी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ कम करके हम टोटल मैग्निफिकेशन, कुल आवर्धन को हम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने देखा और आपके बहुत ही खूबसूरत कमेंट आए हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और अब हम 2010 का पेपर करेंगे, सो आप लोग ट्यून रहिएगा, ठीक है। और जहां तक बात है कि भाई चैप्टर होंगे नहीं होंगे, आप इनको जाने दीजिए, टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। हमारा फोकस पेपर्स को करने के लिए होना चाहिए, चैप्टर के साथ पेपर। तो क्या है, बहुत सारे जवाब ढूंढना या खुद से जवाब ढूंढना, उससे बेहतर है आपने एक वीडियो देख लिया तो आसान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।